देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। इस साल जनवरी माह से लगातार हो रही बेमौसमी बारिश ने देश के किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। उत्तर भारत में इस बेमौसम बारिश की वजह से रबी की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई जगहों पर जोरदार बारिश और बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत भी हो गई है। इस साल मार्च के महीने में देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने से रबी की फसल का उत्पादन घटने और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ को इस बेमौसम बरसात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा तथा गुजरात और महाराष्ट्र में बेमौसमी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अभी और बारिश होने की आशंका है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बेमौसमी बारिश की वजह क्या है, इससे देश के खाद्यान्न उत्पादन पर किस तरह का असर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था इस संकट से कैसे उभरेगी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आर.एस. राणा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हैं बी.पी. यादव, प्रमुख मौसम पूर्वानुमान विभाग। हमारे साथ डॉक्टर यशवीर सिंह हैं, आप अध्यक्ष हैं किसान कामगार संगठन के। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट। खेती में हमारा सब बर्बाद हो गया सब। उत्तर भारत में जनवरी के बाद से चौथी बार हुई भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। इस मार्च तक देश भर में औसत से 237% अधिक बारिश हुई है। इससे गेहूं के साथ साथ सरसों, आलू, मटर और मौसमी सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बेमौसम बारिश का असर आम की फसल पर भी पड़ेगा। इस बरस मार्च में औसत से करीब 300% बारिश ज्यादा हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है। यूपी उत्तराखंड में ओले फसलों पर कहर बनकर बरसे हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र में भी बारिश ने किसानों को तबाह कर दिया है। देश में इस बरस गेहूं उत्पादन करीब 50 लाख टन घट सकता है और फसल बर्बाद होने से कुल अनाज उत्पादन 4 से 5% तक घटने की आशंका जताई जा रही है। के लिए महाराष्ट्र में किसानों को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश से उत्तर प्रदेश में गेहूं की करीब 20% फसल तबाह हो गई, जबकि आलू, मटर और गन्ने की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हरियाणा में सब्जी और चने की 50%, गेहूं की 20% और सरसों की 30% फसल बर्बाद हो गई है। पंजाब में करीब 5% गेहूं की फसल तबाह होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में सरसों की करीब 20% फसल बर्बाद हो गई, जबकि मध्य प्रदेश में गेहूं की करीब 6% और इसबगोल की लगभग 70% फसल खत्म हो गई है। अज़ैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बी.पी. यादव साहब मौजूद हैं। बी.पी. यादव साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी बादल दिखाई देते हैं लोगों के दिल धड़कने लगते हैं और लोग मौसम विभाग की तरफ कान लगाए रखते हैं कि वहाँ से क्या खबर आ रही है, ये बारिश कब तक रहने वाली है और इसमें इस बारिश के साथ साथ सिर्फ बारिश है या कुछ अंधड़ भी है, कुछ ओला भी है, कुछ बिजली भी है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है इसके बारे में लगातार आपके यहाँ से एक बात कही जाती है कि साहब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रहा है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है। दिसंबर से हम ये सिलसिला देख रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है यादव साहब, और ये कब तक जारी रहने वाला है? ये तो सही है कि जो भी बारिश खासकर नवंबर के बाद से और मई के महीने तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ही होती है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अलग अलग माह में अलग अलग तरीके से आते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में ये सबसे ज़्यादा आते हैं, जब ये एक महीने में 4 से 5 बार आते हैं। बारिश भी सबसे ज़्यादा मार्च और अप्रैल के महीने में ही इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। आपकी रिपोर्ट में जैसे बताया गया है, बिल्कुल सही है कि मार्च में अभी तक 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले ही आ चुके हैं और बारिश देश में लगभग 237% ज़्यादा हुई है जितनी होना चाहिए था। देश के अनेक भागों में बारिश के साथ साथ कहीं कहीं ओले भी पड़े हैं, क्योंकि जब दो तरह की हवाएं आपस में मिलती हैं तो घने बादल बन जाते हैं और उसमें बिजली के साथ ओले भी पड़ते हैं जी। यही समाचार हमको मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, यूपी से मिले हैं कि बारिश के साथ साथ ओले भी काफी पड़े हैं। पीछे जो हुआ है वो तो अब सब जानते हैं कि बहुत बारिश हुई है मार्च के महीने में, लेकिन मैं आपके माध्यम से, राज्यसभा टीवी के माध्यम से एक अच्छी खबर देना चाहता हूं कि आने वाला जो मार्च का दिन बचे हैं
उसमें बारिश बहुत कम है। खासकर अगला एक सप्ताह यानी कल से लेके 17 मार्च से लेके और 23 तक मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी, बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि, बिजली ऐसा कुछ भी नहीं होगा उत्तर पश्चिम भारत में, मध्य भारत में। लेकिन 23 के बाद क्या होगा? क्योंकि 23 के बाद तो फसल साहब जिसको कहते हैं ना, सुनहरा फिर गया, गेहूं पीला होने लगता है और अप्रैल में कटाई होने लगती है। तो अभी भी खबरें इस तरह की आ रही हैं कि शायद मार्च में कुछ और बारिश होगी। नहीं, जो मैंने बताया कि देखिए अनुमान और पूर्वानुमान की जो अवधि है वो लगभग एक सप्ताह होती है जी। उसके बाद उसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है जी। जो पहला एक सप्ताह, अभी जो एक सप्ताह है 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक, इसमें कोई बारिश नहीं है। पंजाब से लेकर यूपी तक, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, कहीं कोई बारिश नहीं है। धूप निकलना है और तापमान को बढ़ जाना है। हाँ, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडी आते रहते हैं तो एक और डब्ल्यूडी मार्च के लास्ट सप्ताह में आ सकता है। अभी जो हमारा एनालिसिस है मौसम विभाग का, उसके अनुसार ये डब्ल्यूडी काफी वीक होगा और उससे इतनी ज्यादा बारिश होने की कोई संभावना नहीं है जैसे कि अभी जो डब्ल्यूडी गया है उससे हुई है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। डॉक्टर यशबीर साहब, किसान यूपी में त्राहिमाम कर रहा है और संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दी, क्योंकि किसान जो है वो आसमान की तरफ ही नज़र लगाए रखता है और जब उसको दिखाई देता है कि साहब बारिश आ रही है, बादल आ रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तो वो भयभीत हो जाता है। कुछ जगह से तो खबरें आई हैं कि इस मौसम को देख करके कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई। उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें आई हैं, राजस्थान से इस तरह की खबरें आई हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो बेमौसमी बारिश है किस तरह की तबाही लेके आई है? देखिए, ये तो वास्तविकता है कि पहले कहा करते थे कि अगर जनवरी फरवरी में बारिश हो जाए तो किसान मानता था सोना बरस रहा है जी। लेकिन ये जो मार्च की बारिश है ये अनयूजुअल है। और बारिश हो जाती कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ आंधी और ओला जो पड़ा है, सबसे ज़्यादा नुकसान उससे हुआ है। अब चाहे गेहूं की फसल हो, गन्ने की हो, आलू की हो, सब्जियों की, सबसे ज़्यादा मार सब्जियों पर हुई है क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। आम पर और चना, इस पर, सरसों पर वो थोड़ी हार्ड हैं, उन पर कम असर हुआ है, लेकिन फिर भी असर बहुत ही व्यापक है जी। हमारे यहाँ देश में आज भी 50% खेती बारिश पर निर्भर है, रेनफेड है। 50% तक ही हम सिंचाई ले जा पाए। तो पहले भी मानते थे जो सूखे का किसान है, जहाँ रेनफेड कंडीशंस हैं, खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा हिस्सा है, वहाँ के किसान को तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ सिंचित एरिया है, नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं, वहाँ कंडीशन उस तरह की नहीं थी। बारिश ज़्यादा होने से जहाँ पानी रुक गया या जहाँ आंधी ज़्यादा आई, फसलें गिर गई और उसमें वेट लॉस होगा। अनाज हल्का पड़ जाएगा, पकेगा टाइम पे नहीं पकेगा, अनइवन पकेगा, उसमें जरूर नुकसान है। उससे खाद्यान्न का उत्पादन कम होगा। हमारे यहाँ एक और कहावत है पुरानी कि एक बाढ़ का फायदा 5 साल तक होता है किसान को और एक सूखे का नुकसान 5 फसलों तक होता है। तो मैं समझता हूँ इस बार करीब 20% लॉस होगा, लेकिन वो 10% लॉस हमारी जो सूखी खेती है, जहाँ सिंचाई के साधन नहीं, उसमें उतना ही फायदा होगा। यानी टोटल मिलाकर के मैं भी देख रहा हूँ 10-12% का लॉस है। लेकिन इस बारिश का अगली फसल पर उतना ही फायदा हो जाएगा। लेकिन इमीडिएट जो किसान की समस्या है, गन्ने के किसान का पहले ही तबाह थी। अनफॉर्चुनेटली चारों फसलों का पिछले एक साल में चारों फसल के किसान को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। गेहूं का किसान, चावल का किसान, गन्ने का किसान, कपास का किसान, यही चारों कैश क्रॉप समझी जाती है। इतनी अच्छी पैदावार परमात्मा की, इंद्र देवता की मेहरबानी से हुई, चारों का मार्केटिंग सही ना होने की वजह से जी किसान को नुकसान हुआ है। चलिए, वो तो एक दूसरा कारण है। आर एस राणा साहब जी, वो नुकसान किसान बर्दाश्त कर रहा था, ये एक और मार हो गई। तो सरकार को इस पर बड़े पैमाने पर सोच करके किसानों को राहत देने का काम करना चाहिए। जी, इस वक्त हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वो किसानों के बीच में ही इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद भाई, क्या खबर है, किस तरह से किसान देख रहा है इस बारिश को? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि रबी की फसल को काफी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और इससे
कृषि उत्पादन इस बार कम रहने की आशंका है? देखिए कुर्बान जी, मैं जिस इलाके में हूँ, खासतौर पर मालवा और निमाड़ का इलाका, जो खासतौर पर गेहूं के मामले में देश भर में बहुत विख्यात है, और यहाँ शनिवार और रविवार के अलावा भी मार्च में जितनी बारिश हुई अब तक जी, वो पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है यहाँ। और जो कृषि वैज्ञानिक हैं और जो लोग मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि ये पिछले 3 सालों से लगभग ऐसी स्थिति बन रही है मार्च महीने में, और बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है किसानों का जो हुआ है। तो उनका ये मानना है कि अगर सरकार ने भारत सरकार और राज्य सरकार ने अगर तत्काल राहत नहीं दी तो बिल्कुल किसानों के सामने एक तरह से उनकी फसल तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, लेकिन जो कर्जे हैं उनके और जो बाकी दिक्कतें हैं उसको लेकर के बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि मालवा के जो किसान है वो बहुत ही उद्यमी है, बहुत मेहनती है, और यहाँ किसी संकट के बावजूद जो है यहाँ आत्महत्याएं जैसी बातें जो है बहुत मतलब कभी कभार चिटपुट सुनने को मिलती है। तो ये बहुत ही ज्यादा 14 जिलों में जी, बहुत ही बुरा असर पड़ा है यहाँ। जी, और हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि 25 तक सर्वे कर लिया जाए, लेकिन मैं जिन इलाकों में रहा और किसानों से बात की हमने, तो पता चला कि जो पिछले बार का भी जो मुआवजा था वो उनमें से बहुत सारे किसानों को अब तक नहीं मिला है। जी, तो वो तो बहुत चिंताजनक स्थिति की कुर्बानी यहाँ पे। जी। आपने बात की कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह की सहायता उन्हें राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से मिले, तो ये सहायता किस तरह की हो सकती है और किस तरह से उनको इससे फायदा हो सकता है? देखिए, फसल बीमा योजना लागू है और यहाँ जो है उनका काफी दिनों से इनके पैसे भी लगातार सरकारी संगठनों में उनके कटते रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मतलब जो पिछले बार जो था उसमें से कुछ लोगों को मिले, ज्यादातर किसानों को नहीं मिले। तो उनका ये कहना था कि जो फसल बीमा है वो प्रभावशाली तरीके से लागू हो, क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है कि खेती की लागत बढ़ रही है, किसान एक तरह से वो बिल्कुल मरने के कगार पर खड़ा है। तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ जो खेत को उसकी इकाई माना जाए फसल बीमा को, ना कि इलाके को इकाई माना जाए। तो उनका ये कहना है कि मतलब इस तरह से उनको सीधी सहायता मिले, ना कि जो है ऐसी सहायता मिले जिससे कोई असर नहीं। दूसरी चीज ये है कि चूंकि ये संकट का इलाका होने जा रहा है जी, तो यहाँ से जो बाकी सब्सिडीज हैं उनमें राहत मिले, फसल के वाजिब दाम मिले, ये सब चीजें जो है और तुरंत उसका भुगतान हो, ये सब बातें जो है वो लगातार इनकी ओर से उठ रही हैं। और अभी जो है चूंकि पिछले 3 फसल चक्र में लगातार इस तरह की स्थितियां हुई हैं, रबी में आ रही है, तो उनका ये कहना है कि सरकार इस पर जो है ज्यादा ध्यान दे। अभी तक क्या है कि बिल्कुल कागजी जो खाना पूरी है वो इतना टाइम ले जाती है कुर्बान जी की यहाँ लोग जो है बिल्कुल परेशान हाल है खासतौर पर। जबकि ये हम सब लोग जानते हैं कि एक संपन्न इलाका रहा, खेती बाड़ी में किसान भी मेहनती हैं, लेकिन मौसम की मार से लड़ने की ताकत उनमें इतनी नहीं है कि वो लगातार 3 फसलों से हो। क्योंकि कपास का भी आपको बता दें कि निमाड़ का जो इलाका जहाँ कपास बहुत ज्यादा होती रही, इस बार कपास के किसानों को जो दाम मिल रहा जी, वो पिछले बार से भी कम है, और कुल मिलाकर के बहुत चिंताजनक तस्वीरें यहाँ दिख रही है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने और ये जानकारी देने के लिए। आर.एस. राणा साहब, आप पत्रकार हैं और खेती किसानी पर खासी नज़र रखते हैं और इससे होने वाले नुकसान फ़ायदे का भी जायज़ा लेते रहते हैं। अभी जो बात हो रही थी, ये जो बेमौसमी बरसात हुई है, जिसने कहा जा रहा है जिसके बारे में कि उसने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी अरविंद कुमार सिंह बता रहे थे कि किस तरह से किसान परेशान हैं, वो वहाँ उनके बीच में हैं इस वक्त और उनके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से काम भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह के असरात होने वाले हैं इस बेमौसमी बारिश से? सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे हमारी रबी की प्रमुख फसल गेहूं है, गेहूं का अगर हम बात करें, हमारा गुजरात से कटाई शुरू होती है, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब हरियाणा। महाराष्ट्र गुजरात में बारिश हो रही है, वहाँ हार्वेस्टिंग चल रही है। पंजाब हरियाणा में पौधों बालियों में दाने पड़े हुए हैं, वो पूरी बिछ गए। उससे सबसे मेन बात होगी क्वालिटी प्रभावित होगी। क्वालिटी प्रभावित होगी, आगे किसानों को ये भी प्रॉब्लम आएगी कि एफसीआई उस गेहूं को नहीं खरीदेगी, तो उन पर दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि वो क्वालिटी हल्की हो जाएगी तो नहीं लेगी। उसके अलावा अगर हम देखें दलहनी फसल में, दलहनी में अगर रबी में बात करें, हमारा चने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इस बार चने की सोइंग कम हुई है, चने की सोइंग कम हुई है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हम आयात पे और ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे जी। इसका असर पिछले 10 दिनों में अगर हम देखें तो कीमतों पे भी पड़ना शुरू हो गया है। सरसों की बात करें, तिलहन की प्रमुख फसल तिलहन है, उसमें हम 65% पहले ही इम्पोर्ट पे बेस हैं। इस बेमौसम बारिश से उसको भी नुकसान हुआ है, ओले जहां गिरे हैं वहां तो नुकसान हुआ है, जहां बारिश हुई है वहां धूप निकलते ही दाने चिटक जाएंगे, उसका प्रोडक्टिव उत्पादन घटेगा। तो इस बारिश से हमारा खाद्यान्न का उत्पादन कम होगा, आयात बेस हम और बढ़ जाएंगे, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो जो चीजें हैं वो हमारे यहाँ
घरेलू उपभोक्ता पे भी मार पड़ेगी और किसान पे भी मार पड़ रही है इसमें। जी, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुधीर पवार भी जुड़ गए हैं। आप किसान संगठन से जुड़े हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश योजना आयोग के सदस्य भी हैं। सुधीर पवार साहब, ये जो बेमौसमी बारिश हो रही है और जो किसानों पर एक तरह का कहर ढा रही है, किस तरह से देखते हैं आप? किस तरह का असर होने की आशंका है इससे? नहीं, फसल का जो उत्पादन है उसमें तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अभी भी बहुत लोग या बड़ी जनसंख्या खेती किसानी पे निर्भर है। जी। जो पिछला हमारी जो खरीफ की फसल थी वो सूखे से चली गई, और ये जब मतलब बारिश का मौसम नहीं था, बारिश हम लोग सहन कर रहे, तो जो प्रमुख फसल है यहाँ की, जो गेहूं है और दलहन है, तिलहन जो सरसों है, वो उसका काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने किसान वर्ष डिक्लेयर किया, तो ये पहला टेस्ट था। कल किसान वर्ष डिक्लेयर किया। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने 200 करोड़ रुपया का एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की इसके लिए। तो इस आर्थिक पैकेज से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है बकौल आपके 200 करोड़ रुपए का, आम किसान को किस तरह का लाभ होगा? 200 करोड़ रुपया इनिशियल अमाउंट है। उन्होंने कहा कि जहाँ 50% नुकसान है, वो कल तक राशि जो थी वो कम थी, मतलब 4,500 और 9,000 रुपया पर हेक्टेयर जी। अब उसे बढ़ा के उन्होंने 2 गुना कर दिया, मतलब 18,000 रुपया पर हेक्टेयर और 9,000 रुपया पर हेक्टेयर। और जो राजस्व अधिकारी हैं उन लोगों को निर्देश दिए गए कि आप तुरंत जाके इस राशि का डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि ये पैसा किसानों को मिल जाएगा या किसी दूसरे तरीके से उनकी भरपाई की जाएगी? नहीं, ये पैसा तो मिलेगा। ये पैसा किसी काइंड के लिए नहीं है, ये पैसा कैश के लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इससे कोई स्कीम नहीं चलाई जाएगी, इससे किसान को कंपनसेट किया जाएगा। बाकी इसके अलावा भी जो असामयिक मृत्यु हुई किसानों की, उसमें 5 लाख रुपया किसान को देने की बात कही गई परिवार को। हालांकि कोई भी पैकेज या कोई भी प्रकृति का जो कोप होता है उसकी भरपाई नहीं कर सकता। किसान तो हमेशा रिसीविंग एंड पे है। सही बात कह रहे हैं सरकार जी। लेकिन केंद्र सरकार इसमें क्या कर सकती है? केंद्र सरकार तो के पास तो रिसोर्सेज ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है, वो किसानों के लिए आगे आ सकती है। राज्य सरकार के संसाधन हमेशा सीमित होते हैं, लेकिन क्योंकि ये सरकार किसान वर्ष मना रही, इसलिए इस बार थोड़ा सा बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन है। जो पिछली बार बारिश हुई थी, उसी बारिश के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम ये सहायता राशि देंगे जी, बिना आकलन के। आज तो बल्कि स्पष्ट आदेश है कि आकलन बाद में होता रहेगा, पहले आप सहायता पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर पवार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर यशवीर जी, अभी आपने सुना अरविंद कुमार सिंह को, RS राणा साहब भी बात कर रहे थे, और अभी सुधीर पवार साहब ने उत्तर प्रदेश की बात की, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में ही सीमित है। इस हालत में कि जब किसान के ऊपर चौतरफा मार पड़ रही है, किस तरह से उसकी मदद कर सकती हैं केंद्र और राज्य सरकारें? देखिए, केंद्र सरकार को सबसे पहले तो जो किसान ने क्रॉप लोन लिया हुआ है या दूसरा लोन लिया है, उसको रीशेड्यूल करना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए 3 महीने 6 महीने अगली फसल तक जी। सबसे पहले तो किसान को एक राहत होगी, वरना तो बैंक वाले उसके दरवाजे पर खड़े होने शुरू होंगे। दूसरी बात है, राहत कोष भारत सरकार के पास बड़ा है, वो फ्लड के अगेंस्ट भी है, सूखे के अगेंस्ट भी और चीजें हैं, जहां इस ओलावृष्टि के अगेंस्ट भी है। जहां इस तरह की हुई है वो 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मंगा करके सरकार को और पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए, राज्यों को देना चाहिए पैसा कि जहां किसान है इस हालत में, जहां हुआ है उसकी जांच करा के तुरंत सहायता की जाए। तीसरा, मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं इसमें भी कि आज भी इस लॉस के बावजूद भी आने वाली फसल गेहूं है, पिछले साल का मैंने देखा हुआ, चावल की फसल में भी देखा इस साल, सरकार न जाने क्यों जो मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी FCI के जरिए या दूसरी एजेंसियों के जरिए, पिछले शांता कुमार रिपोर्ट आने के बाद कुछ सरकार जैसे इतनी मायूस हो गई है कि लगता है कि उसका किसान से कोई रिश्ता नहीं रहा है। वो बजाय तैयारी करने के हार्वेस्टिंग अप्रैल से शुरू हो जाता है गेहूं का। अभी से तैयारी होनी चाहिए थी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर किसान को लाभ पहुंचाना है। अभी सरकार यही नहीं तय कर पानी कि हमको कितना खरीदना, पूल के लिए कितना खरीदना, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट कैसे लागू करें। तो सरकार को इमीडिएटली ये स्टेप भी उठाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान बेचना चाहेंगे ताकि उसको राहत मिले,
अपनी खरीद की तैयारी शुरू करनी चाहिए। चावल के केस में किसान बर्बाद हो चुका है, चावल की खरीद पूरी नहीं हुई, पूरे नॉर्दर्न इंडिया का केस है। कपास की खरीद नहीं हुई, गन्ने की हालत किसान बर्बाद है, मिल बंद करना शुरू कर दिए, चीनी सरप्लस चढ़ रही है हर मिल के पास, और उसके बावजूद बाजार में महंगी है। सरकार सोचने को तैयार नहीं। जी आर एस राणा साहब, हम कृषि प्रधान देश हैं, 65% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है। ऐसे में कि जब कृषि उत्पादन कम होगा, जाहिर है कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका अनुकूल असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा। लेकिन ये जो स्थिति बन रही है, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ही 1000 करोड़ रुपए का नुकसान अभी हुआ है, मोटे तौर पे माना जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा देश भर का अगर आप आकलन करें तो क्या आप समझते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे कोप करेगी इसको? अगर हम बात करें जिस तरह से आप कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए का, अभी पिछले दिनों ही एक रिपोर्ट आई थी इस बारिश से पहले कि 16,000 करोड़ का नुकसान पंजाब और हरियाणा को हो चुका है। जी, तो ये जो नुकसान है इसका वो नहीं कर सकते आप ये देखिए, आने वाले टाइम में हमारी जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे। किसान पे तो मार पड़ ही रही है, उपभोक्ता पे भी इसकी मार पड़ेगी। तो सरकार इसको अगर ईमानदारी से देखे, पूर्ववर्ती सरकारों में हमने देखा कि किसान को 100 रुपए का वो राहत राशि मिली है। तो ऐसा ना करके ईमानदारी से राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके कम से कम उसको एक उचित मुआवजा दिया जाए। किसान की लागत दिन पे दिन बढ़ रही है। सरकार का एमएसपी अगर हम बात करें, लास्ट ईयर 759 लाख टन का हमारे यहाँ उत्पादन हुआ गेहूं का, उसमें से 280 लाख टन सरकार ने खरीदा, तो बाकी एमएसपी से नीचे बिका। आज भी यह हालत है। कॉटन की अगर बात कर रहे हैं, जैसे सर जी बता रहे थे, कॉटन में अगर हम बात करें, हमारे यहाँ 407 लाख गांठ का उत्पादन हुआ है। इस बार खाली 35 लाख गांठ एक्सपोर्ट हुई है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा। तो वो मार भी किसानों पे पड़ रही है। 82 लाख गांठ अभी तक एमएसपी पे खरीद हुई है, तो बाकी 300 लाख गांठ को तो एमएसपी नहीं मिला ना। तो ये जो है किसान पे दोहरी मार पड़ रही है। अगर उत्पादन कम होता है तो भी किसान मारा जाता है, उत्पादन बढ़ जाता है तो भी किसान मार जाता है। क्योंकि हमने देखा पिछले सालों में कि उसका चना टमाटर जो है उन्होंने सड़कों पे फेंक दिया, आलू जो है वो सड़कों पे फेंकना पड़ा। इस बार भी देख लेना आप, आलू जो अभी खेतों में खुदा पड़ा है उसका क्वालिटी खराब हो जाएगी। प्याज अभी खेतों में खड़ा हुआ है, उसमें पानी भर गया है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसका उत्पादन घटेगा। तो प्याज और आलू का हम पहले ही विगत में देख चुके हैं कि 80 और 90 रुपए तक प्याज बिक चुका है इस देश में। तो उपभोक्ता और किसान दोनों ही मारे जा रहे हैं इस परिस्थिति में। बीपी यादव साहब, मैं इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूंगा कि लोग अभी भी मौसम विभाग की तरफ बड़ी उम्मीद की नज़र से देखते हैं और वो ये अपेक्षा रखते हैं कि आधुनिक तकनीक के इस युग में कि जब सैटेलाइट और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, कुछ ज़्यादा अरसे तक की भविष्यवाणी मिल जाए। जैसे आपने कहा कि अभी हम 1 हफ्ते तक की कर पाते हैं, तो क्या इस तरह की उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में कि कुछ मौसम विभाग ज़रा तफसील से बता दें? हालांकि जो होने वाला है नुकसान उसकी तो भरपाई नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी कुछ जितने हिफाजती इंतजाम हो सकते हैं वो किसान कर ले। नहीं, ये बिल्कुल सही है। अगर मौसम का अनुमान थोड़ा समय से बताया जाए तो एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं और जो नुकसान की संभावना होती है उसको कम किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले तक हम सिर्फ 1 दिन का अनुमान लगाते थे, आज हम 7 दिन का लगा रहे हैं। 7 दिन का जब मैं कहता हूं उसका मतलब ये है कि उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। हम लगभग जैसा कहते हैं लगभग उसके आसपास ही अनुमान हमारे सही निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 7 दिन के बाद अनुमान नहीं लगाते, हम लगाते हैं। हम तो 7 दिन के बाद 20 दिन का अनुमान लगाते हैं, 1 महीने का लगाते हैं। आप सभी जानते हैं पूरी मानसून सीजन का इकट्ठा अनुमान लगाते हैं कि पूरी मानसून की बारिश देश में कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी। तो हम अलग अलग तरीके अनुमान लगाते हैं, शॉर्ट रेंज भी, मीडियम रेंज भी, महीने का अनुमान भी और पूरे सीजन का लंबी अवधि का जो अनुमान है वो भी हम लगाते हैं। जी, अभी जो अनुमान मैंने आपको दिया था अगले 1 सप्ताह का, मैंने एक शॉर्ट मीडियम रेंज दिया था कि ये तो सर्टेन है, इसकी मतलब ऑलमोस्ट ये श्योर है कि 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। उसके अलावा जो अगले, अगर आप 1 महीने का अनुमान और मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि जितनी बारिश अभी हो चुकी है इस तरह की बारिश, इतनी बारिश अगले 15-20 दिनों में बिल्कुल नहीं होगी। छोटी मोटी बारिश 25-26 मार्च के आसपास होगी, उसके बाद फिर 1 सप्ताह लगभग मौसम साफ है। तो मोटे तौर पे 2 वीक या 15 दिन के आसपास तक मौसम में मोटे तौर पर ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बीपी यादव साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और मौसम के बारे में अगले 15 दिनों के बारे में भविष्यवाणी
करने के लिए, जानकारी देने के लिए। RS राणा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर यशवीर सिंह साहब, आपका भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम साफ सुथरा बना रहेगा, किसानों को जो परेशानी हो रही है उसमें थोड़ी कमी आएगी। हालांकि जो नुकसान होना है वो हो चुका है, और वो और कम हो, हम इस आशा के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।